पहला हथौड़ा बांग्लादेश के जनक बंग बंधु की मूर्ति पर, दूसरा हथौड़ा बांग्लादेश के लोकतंत्र पर, तीसरा हथौड़ा बांग्लादेश की समूल व्यवस्था पर, चौथा हथौड़ा शेख हसीना सरकार पर। तस्वीरें हिला देने वाली हैं। बांग्लादेश के 53 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजधानी ढाका को फूंक दिया गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। हिंसा का तांडव जारी है। आर्मी बंदूक ताने खड़ी है। दूसरी ओर आवाम मुट्ठी बांधे नारे बुलंद कर रही है। गोलियों की बिसात बिछ रही है। अब तक 300 लाशें गिर चुकी हैं। हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के सायरन और एम्बुलेंस के शोर से ढाका गूंज रहा है। जो विद्रोही हैं, वो तो जान हथेली पर उठाए घूम रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, घरों में दुबके हैं, सहमे हुए हैं। देश का क्या होगा? मुल्क को इस धधकती आग से कौन बचाएगा? बांग्लादेश उन्माद की आंधी में तिनका सा बिखर रहा है। बांग्लादेश पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ठहर रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास गण भवन में हजारों की भीड़ घुस गई। बेडरूम तक पर कब्जा जमा लिया। हिंसा को देखकर शेख हसीना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला। बांग्लादेश के पीएम हाउस के बेडरूम में प्रदर्शनकारी को आराम फरमाते देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी को पीएम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है। भीड़ ने गृह मंत्री अज़दुज़्ज़मन खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। बांग्लादेश इस वक्त आक्रोश वाली जलती भट्टी बन चुका है। जनता का गुस्सा सड़कों पर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भाग खड़ी हुई। अराजकता, अव्यवस्था, आक्रोश, आगजनी, आक्रामक और हिंसक हुई भीड़ ने मुल्क को पतन के पाताल में पहुंचा दिया है। पूरा देश जल रहा है। खून, जख्म, लाशें और मातम के बीच देश की कमान आर्मी ने संभाल ली है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकार उज जमान ने ऐलान कर दिया है कि वो सब संभाल लेंगे। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। क्यों बांग्लादेश में लग गई बर्बादी की आग? कैसे तबाह हो गई शेख हसीना की सरकार? भीड़ ने क्यों उखाड़ फेंकी चुनी हुई सरकार? और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश की कमान अब किसके हाथ? आपको बर्निंग बांग्लादेश की हर एक डिटेल दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ भड़की भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लेकर देश को जला डालने की कसम खाई। लेकिन उसके पहले तस्वीरें जो बांग्लादेश के अंधकार में भविष्य की गवाही है। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई में हुई थी और इसी दौरान प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। बताया गया कि इन लोगों से आंदोलन वापस लेने का वीडियो जबरन बनवाया गया, लेकिन जब मामला खुला तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया।
देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने एक विवादास्पद नौकरी कोटा योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। आंदोलनकारियों ने नरसिंहगढ़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहाँ से निकाल कर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। इसके पहले सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा, वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। जुलाई में ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद थे, तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले शेख हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आए। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। अब सड़कों पर ही फैसला होगा। मीरपुर से हजारों छात्रों ने कूच किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हिंसा भड़क गई। आपको आगे दिखाएंगे कि क्यों जल रहा है बांग्लादेश, क्या है इसकी असली वजह। उससे पहले उस चेहरे को देखिए जो इस आंदोलन का चेहरा माना जा रहा है। नाम है नाहिद इस्लाम। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। असल में बांग्लादेश में आग भड़की ही है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन वाली। लेकिन अब इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। शेख हसीना प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करती रही और मामला बिगड़ता चला है। अब आलम यह है कि बांग्लादेश धू कर जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ताजा हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों को इन नंबरों पर +880 1958 383 679 +880 1958 383 680 +880 193 7400 591 पर संपर्क करने को कहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश का क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस तस्वीरें दिख रही हैं बर्निंग बांग्लादेश की। आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए? इसके पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। हो सकता है इस तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण दखल नहीं दे पा रहा था। दो महीने से जिस जमीन पर शेख हसीना की सरकार खड़ी थी, उसके नीचे वो सैलाब बहुत खामोशी से बह रहा था, जिसकी वजह से शेख हसीना का किला ढह जाने की पूरी गारंटी थी। शेख हसीना सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी। इस विरोध को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन बांग्लादेश में पब्लिक के गुस्से का सैलाब ज्वालामुखी बनकर फूटा।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह ढह गई शेख हसीना की सत्ता जैसे ताश के पत्तों से बनाई गई कोई इमारत होती है। इस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार खत्म हो गई। देखते देखते सब कुछ ढह गया। बांग्लादेश में हंगामा, सड़क पर पब्लिक। सिस्टम की नाकामी से भड़के नौजवान। और शेख हसीना की सरकार पर गुस्सा। सब कुछ समानांतर चलता रहा। जून के बाद से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों का दौर ऐसा तेज हुआ कि जुलाई में नौबत फायरिंग किया गई और अगस्त शुरू होते होते शेख हसीना की मुखालफत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको बांग्लादेश को बाय बाय करना पड़ा। यानी जून में बांग्लादेश सुलगने लगा था और जुलाई में विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से बढ़े कि शेख हसीना को पहली बार लगा कि उनकी सत्ता कमजोर पड़ रही है। इसके बाद अगस्त की जब 5 तारीख आई तो शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो पब्लिक ने बगावत की, इस दौरान हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 लोगों की मौत का गुस्सा जून से लेकर अगस्त तक इतना उबाल खाया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में अब सब कुछ सेना के हाथ में है। इसी साल 23 जून को बांग्लादेशी फौज की कमान संभालने वाले जनरल वकार उज जमा ने कहा है कि सेना पर यकीन बनाए रखें। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। बांग्लादेश की सेना की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। अब आगे वो जो भी करेगी दुनिया पर उसकी नजर होगी। वैसे 58 वर्ष के नए आर्मी चीफ वकार उज जमा ने एक तरह से बहुत आराम से शेख हसीना को पद से हटाकर अपने हाथ में देश की कमान ले ली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में इतनी पब्लिक ढाका की सड़कों पर कैसे आ गई। तो इस गुस्से को समझने के लिए आपको इसकी वजह समझनी होगी। शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई में तेज हुआ। जुलाई में आरक्षण को लेकर बवाल तब फूटा जब हजारों छात्र बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए। मुद्दा 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सिविल सेवा में आरक्षण का रहा। विरोध देखकर सरकार ने ज्यादातर कोटा वापस ले लिया, लेकिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जुलाई महीने में हुई हिंसा में ही 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। 2 हफ्तों के दौरान करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। सड़क पर चलती गोली, छात्रों की गिरफ्तारी, बांग्लादेश में खून बहता रहा और दुनिया देखती रही। इस बात से अनजान कि इसकी सजा शेख हसीना सरकार को मिलने वाली है। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেওয়ার মতো না। बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अब शेख हसीना का क्या होगा। बांग्लादेश पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। अब तक की रिपोर्ट बता रही है कि शेख हसीना को मालूम था कि उनका सत्ता में टिके रह पाना अब मुश्किल है। ये भीड़ किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा चाहती थी। जुलाई में जबरदस्त हंगामे और हिंसा के बाद अगस्त में शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और देश में शेख हसीना को अपनी सरकार जाते हुए नजर आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ताश के पत्तों की इमारत ढह जाती है।
इसीलिए शेख हसीना ने हिंसा को खत्म करने के लिए छात्र नेताओं से बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी। शेख हसीना ने कहा था कि मैं आंदोलनकारी छात्रों के साथ बैठकर बात करना चाहती हूँ, मैं कोई संघर्ष नहीं चाहती। জানাচ্ছি আপনারা অতি শীঘ্রই নেমে আসুন, আপনাদের সন্তানদেরকে বাঁচান। আপনাদের আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেছে, কি বলেছে, আন্দোলন করছে না। छात्र नेताओं ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा न करें। इसके अलावा फैक्ट्री, सरकारी दफ्तरों को बंद करने की अपील की गई। ये गुस्सा इसलिए भी रहा क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दे चुकी थी। All the misrule and misdeed and terrorist activities and corruption, nepotism, so people rejected them. Right. That is the main. But when Awami League again come back to power, we work for country's development. बांग्लादेश में 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया था। बैठक में कहा गया कि प्रदर्शनकारी आंदोलन के दौरान आतंकी हमला करना चाहते हैं। छात्र संगठनों ने भी आरोप लगाया कि सरकार इस चेतावनी के बहाने उन पर जुल्म करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना सरकार के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए बांग्लादेश में गुस्सा थमा नहीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बगावत का मीटर साफ इशारा करता रहा। छात्रों की भीड़ और संगठित होती गई। शेख हसीना के सत्ता का मीटर रेड लाइन क्रॉस करने लगा। उनके लिए बांग्लादेश की सत्ता में बरकरार रहने के रास्ते बंद होते गए। उनकी सरकार का मीटर पब्लिक के गुस्से के आगे पूरी तरह फेल हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने खिलाफ पब्लिक की बगावत को बहुत करीब से देख रही थी। जुलाई में जब पुलिस के हाथों से चीजें निकलने लगी और सरकारी इमारतों और संपत्तियों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ने लगी, तो शेख हसीना को सेना बुलाना पड़ा। पहले जो प्रदर्शन आरक्षण के खिलाफ चल रहा था, वो अब शेख हसीना के खिलाफ तैयार एक बड़ा आंदोलन बन गया। যে তোমরা এখানে এমনি আসছো নাকি স্টুডেন্টস বলো ম্যাডাম আমরা বোরহানুদ্দিন কলেজে। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, কেন এসেছো? মার্চ ফর জাস্টিসের জন্য। আমি বলছি আচ্ছা আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার, আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, যদি মার্চ করে একসাথে করি। হ্যাঁ জি ম্যাডাম। এর মধ্যে আমি আর ম্যাডাম কথা বলছিলাম, ছেলেটাকে দেখলাম পুলিশ উইদাউট রিজন টেনে নিয়ে গেল। আমি বললাম আপনি ওকে ছাড়েন, আপনি চেক করেন, ও আমার সাথে স্টুডেন্ট, চেক করবে না, ছাড়বে না। পুরোটা পথ আমি বললাম যে যদি চেকই করতে হয় সামনে করেন। ম্যাডাম বললো যে আমার ব্যাগ করেন। আমি বললাম আমার ব্যাগ করেন, আমার মোবাইল করেন, চেক করবেন, ওকে নিবেই নিবে এবং ওকে ছাড়বেও না। অ্যান্ড লাস্ট পর্যন্ত আমি পারি না, অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছি। किसी भी देश में सेना के लिए आसान नहीं है कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए। ये बात धीरे धीरे सेना ने शेख हसीना को भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि सेना को दुश्मन को गोली मारने की ट्रेनिंग मिलती है। अपने ही नौजवानों पर गोलियां बरसाना किसी भी सेना को तोड़ सकता है। वो सेना अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर सकती है। ये बात जब शेख हसीना को समझ आई तो उन्होंने इस्तीफा देने में ही अक्लमंदी समझी।